अब देखिए, नया शिफूगा छोड़ा गया है नेतन्याहू की तरफ से। उसकी वजह भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहला शिफूगा क्या है कि अगर हमने हमला नहीं किया होता, यानी इजराइल ने अटैक ईरान पर नहीं किया होता, तो ईरान क्या क्या करने जा रहा था, यह ज्यादा जानकारी इजराइल के पास है, नेतन्याहू के पास है। इसी हरकत ने पूरी दुनिया में नेतन्याहू और ट्रंप की थूथू कराई है, क्योंकि असलियत दुनिया भी जानती है और इजरायली भी। दूसरी बड़ी खबर दिखाऊंगा कि असली मकसद उसके पीछे का क्या था, क्योंकि एक बार फिर से जब नेतन्याहू की जेल जाने की बारी आई तो फौरन पहली फुर्सत में उस आदमी ने ये सारी चीजें तमाशे करने शुरू कर दिए। मसला ट्रंप की तरफ से भी निकल कर आ रहा है, मसला अब जेडी वेंस ने खुल्लम खुल्ला कहना शुरू कर दिया। यानी अगले 24 से 48 घंटे में एक बड़ा घटनाक्रम मिडिल ईस्ट के अंदर घटने जा रहा है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, 2 हफ्ते का वक्त मांगा, और सोचिए वार्ता फेल होने के बावजूद भी ईरान ने अपनी तरफ से संघर्ष की शुरुआत अभी तक नहीं की है। उसके हिसाब से 2 हफ्ते का समय, 2 हफ्ते का समय। अब ये समझ लीजिए अमेरिका के लिए वरदान है, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी ताकत बढ़ाए या जो भी करे। लेकिन इन सब के बीच अभी तक ईरान ने वार्ता फेल होने के बाद हमला नहीं किया है कि हम सुचारू रूप से हमले जारी रखेंगे। तो क्या अमेरिका कुछ करने जा रहा है, और अमेरिका की यह हरकत फिर से कैसे उनकी थूथू कराएगी दिखाऊंगा। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर आई, ये देखिए, ये आदमी क्या कह रहा है, जरा सुनते चलिए। החשוב ביותר ערב יום השואה זה לומר את הדבר הבא: אם לא היינו פועלים, אם לא היינו לוקחים את גורלנו בידינו במדינת ישראל העצמאית עם צבא ההגנה לישראל וזרועות הביטחון שלנו, השמות איספהאן, नतांज, फोर्डो। देखिए क्या कहता है ये आदमी। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो इस्फहान, नतांज, फोर्डो और बुशहर को ऑशविट्ज, माज़दोनिक और सेबिबोर जैसे विनाशकारी शिविरों की तरह याद किया जाता। सुन रहे हैं आप, आगे सुनिए। हम यहां यह सुनिश्चित करने के लिए आए कि दोबारा कोई होलोकॉस्ट ना हो। मतलब हम कर सकते हैं, होलोकॉस्ट हम करेंगे, यानी इजराइल कर सकता है, कोई इनके ऊपर ना करे, इसीलिए। और हो भी नहीं रहा था। क्या इस पूरे संघर्ष में आपने शुरुआत से, जनवरी से आप फॉलो कर रहे हैं, उनके यहाँ दंगा होता है, प्रदर्शन होता है, खमनेई साहब आते हैं, अपील करते हैं, फिर दंगाई पकड़े जाते हैं, इससे इस आदमी की सांसें फूल जाती हैं, मोसाद के एजेंट पकड़े जाते हैं, फिर ये अचानक से हमला कर देता है, चूंकि डील की बात चल रही होती है, युद्धपोत भेज दिया जाए, तमाम चीजें हमने देखी। क्या ईरान की तरफ से कभी भी आपको लगा कि ईरान इजराइल पर या अमेरिका के किसी मिलिट्री बेस पर कार्रवाई करने जा रहा है, जबकि धमकियां ज्यादातर इजराइल और अमेरिका की तरफ से मिल रही थी? कहीं से लगा? यानी हॉलोकॉस्ट वाला देश कौन सा है, आप खुद सोचिए, कौन करना चाहता है? नेतन्याहू करप्शन ट्रायल टेस्टिमनी डिलीड ड्यू टू सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल रीजन। यही तो असली कहानी इस आदमी के पीछे की यही है। जो लोग अगर इजरायली भी हैं, मानकर चलिए इजरायली भी हैं, वो भी ये सोचते हैं नहीं 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 ये सच हो सकता है, तो उनको भी पता चल चुका है अब नेतन्याहू सिर्फ अपने और अपने परिवार और अपने बेटे को बचाने के लिए सब कर रहा है कि भ्रष्टाचार के जुर्म में जेल में न जाना पड़े। नेतन्याहू इज arguably the only criminal in human history who has managed to stay out of prison by openly committing infinitely more heinous crime। ये अकेला ऐसा आदमी है हिस्ट्री के अंदर जो अपने किए हुए कुकृत्यों से बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए और क्राइम कर रहा है, और क्राइम किए जा रहा है। और ये लोग अब समझ रहे हैं, एक के बाद एक। मत सोचिए किसने क्या कहा, इजरायली भी ये बात जानते हैं। आइए यहां जरा सुनिए अगला बयान इसका क्या कह रहे हैं। בוקר טוב, אתמול הייתי אי שם בלבנון, ברצועת הביטחון עם כוחותינו, עם חיילי המילואים הנפלאים שלנו, עם המפקדים הנועזים. הם עושים שם עבודה מדהימה, ברוח איתנה, בנחישות גדולה। तो हम राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर समुद्री नाकेबंदी के सख्त रुख का समर्थन करते हैं। हम अमेरिका के साथ लगातार समन्वय में हैं, ये कह रहे हैं। मेरी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बात हुई। मुख्य मुद्दा है समृद्ध यूरेनियम को हटाना और यह सुनिश्चित करना कि आगे कोई यूरेनियम संवर्धन ना हो, क्योंकि खबर आई थी कि जेडी वेंस जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर ईरान के प्रतिनिधि मंडल के सामने बैठे हुए थे, ठीक उसी वक्त नेतन्याहू का फोन आया था और पूरी मीटिंग का जो एजेंडा था वो बात करते करते चेंज हो गया था। फोन कॉल आते ही इजराइल पर आ गया था। तो इसमें यूरेनियम संवर्धन का मसला आ कहां से गया? एक और बयान है, जरा आदमी सुनते जाइए कैसे कैसे बयान दिए गए, सुनिए। איראן היא כבר לא אותה איראן,
גם ישראל היא לא אותה ישראל. הצלחנו לקטוש את תוכנית הגרעין, לקטוש את תוכנית הטילים, לקטוש את המשטר באיראן. חיסלנו את המנהיג העליון חמינאי, את מחליפו בפועל, אריג'אני, שר ההגנה, שר המודיעין, הרמטכ"ל של צבא איראן, מפקד יחידת המבצעים של כוח קודס, מפקדי משמרות המהפכה, מפקדי הבסיס, הצמרת הביטחונית, צמרת המודיעין, את בכירי חיל האוויר. तो ईरान इज वीकर देन एवर एंड इजराइल इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। इस कैप्शन के साथ पीएम नेतन्याहू ने ये वीडियो शेयर किया और अपने बयान में मारे गए ईरानी लीडर्स के नाम गिनाए हैं। अब ये उकसावे वाली कार्रवाई है और देखिए कितने दिन तक ये सारी चीजें रुक पाती हैं। वहीं खबर निकल कर आई है, ये देखिए फॉक्स न्यूज की खबर है। A ship tracking firm reports 121 empty oil tankers are making their way to the United States of America. 68 of those 121 vessels are very large crude carriers capable of carrying 2 million barrels apiece. President Trump has urged countries squeezed by Iran's disruption of the Strait of Hormuz to turn to American energy supplies instead. अब आपदा में अमेरिका ने अवसर तलाश लिया, ऐसा कहा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका 121 खाली तेल टैंकर अमेरिका की ओर जा रहे हैं करीब करीब, ताकि वहां से तेल और गैस लूट कर सकें। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज में बाधा झेल रहे देशों से कहा कि वे अमेरिकी ऊर्जा सप्लाई की तरफ रुख करें और इस तरीके से उसने बुलाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन देशों तक ये पहुंचना है वो बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे कैसे पहुंच पाएंगे। जेडी वेंस का भी देखिए, अब कैसा जेडी, तो अगर यही कर रहे हो तो करते रहो ना, क्यों आतंकवाद का नाम दे रहे हो। What they have done is engaged in this act of economic terrorism against the entire world. They basically threatened any ship that's moving through the Straits of Hormuz. Well, as the President of the United States showed, two can play at that game. And if the Iranians are going to try to engage in economic terrorism, we're going to abide by a simple... तो ईरान ने पूरी दुनिया के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद किया है, ओके। जैसा ही राष्ट्रपति ने दिखाया कि इस खेल में दोनों तरफ से जवाब दिया जा सकता, ओके। और तुमने जो हमला कर दिया था ईरान पर बिना किसी वजह से, उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? शांति दूतों की तरफ से उठाया गया कदम। सबसे बड़ा आतंकवाद उसे ही कहते हैं। जेडी वेंस जैसे लोग चेहरा चुपड़ कर आते हैं और माहौल बनाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। दुनिया समझ चुकी है आतंकवाद को बढ़ावा किसने दिया, लोगों पर बेवजह हमले किसने किए, कैसे लाश पर धंधा किया, पैसा कमाया, अमेरिका कितना पैसों का भूखा है, ये दुनिया समझ चुकी है। तो आप ज्यादा डायलॉगबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। अगर नहीं है, बस इसी हमले बता दिए, ईरान पर हमला क्यों किया, उसकी वजह बता दो, बस वो वजह बता दो, मान जाए। तो आतंकवाद का तमगा जैसे दे रहे हो ना, पहले अपने आप के बारे में सोचो। ये देखिए। Now, what's interesting, Brett, about this is that in the process of doing this negotiation, I do think that we acquired some knowledge about how the Iranians are negotiating, and this is ultimately why we left Pakistan, because what we figured out is that they were unable, I think, the team that was there was... ये आदमी फेल हो चुका है और उस पर अपनी सफाई क्या देता है। जेडी वेंस है उपराष्ट्रपति। ईरानी डेलीगेशन के पास डील फाइनल करने का अधिकार नहीं था, उन्हें तेहरान जाकर ऊपरी नेतृत्व से मंजूरी लेनी थी, इसलिए हम पाकिस्तान से लौटे। ओके, हम अपनी रेड लाइन साफ रखी। अब गेंद ईरान के पाले में, अगर ईरान चाहे तो उसे सामान्य देश की तरह ट्रीट किया जा सकता है। और ट्रीट करने की बात कौन कर रहा है? जो खुद हमला करता है, देशों पर बर्बाद करता है, ईरान पर पहला हमला करता है, वो कहता है कि हम ये करेंगे। 168 बच्चों की जान लेने वाले जेडी वेंस और ट्रंप जैसे नेता तय करेंगे, ठीक है ना। बस ये दुनिया को तय कर रहा है। मैं ईरान का समर्थन करने की ना पहले कहता था ना अब कहता हूं, बस इतना ध्यान रखिएगा। 168 बच्चों की मौत के बाद भी अगर ये अपनी दादागिरी दिखाता है और इस पर आप खुश होते हैं, तो अगला नंबर आपके देश का भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका बहुत ही इसी दोयम दर्जे का देश है, जिसे आपके परिवार, आपके देश, आपकी किसी चीज से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आइए, यहां पर एक खबर है, पहले वो खबर देखिए। ये टैंकर, ये पूरा का पूरा टैंकर टाइप है, कचरा ट्रक है ये। तो दर्जनों फिलिस्तीनी कचरा ट्रक के अंदर छिपकर सामरिया क्रॉसिंग के जरिए इजराइल में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए, ऐसे इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है। ये खबर उन तक पहुंची है कि ये सब लोग ये हरकत करते हुए पकड़े गए हैं। अब बेरूत के अंदर क्या कर रहा है इजराइल, देखिए संघर्ष तो होने वाला है फिर से, ये तो तय हो चुका है। देखिए ड्रोन उड़ रहा है बेरूत में।
तो बेरूत के आसपास के इलाकों में मंडराते इजरायली ड्रोन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक के लिए आईडीएफ ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है कर रहा है। ये खबर निकलकर सामने आई, यानी एक के बाद एक के बाद एक और एक के बाद एक इसी तरह के कदम इजराइल की तरफ से उठाए जा रहे हैं सिर्फ खुद को बचाने के लिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।